हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो लास्ट 3 मंथ्स में हम लोग प्रीलिम्स का रैपिड रिवीजन कर रहे हैं एमसीक्यू के द्वारा। और इस कोर्स को जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है, सीरीज करने के बाद आपका जो है 100% प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो जाएगा, आपका सीट कंफर्म हो जाएगा। तो इसी सीरीज में ये हमारा क्लास नंबर 23 है। अभी तक हम लोग 377 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। इस क्लास में हम लोग जो है 23 क्वेश्चंस करेंगे, तो 400 क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं दोस्तों। मेरा नाम राहुल बनवाल है और ये मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों। अभी तक हम लोग 3 फुल टेस्ट कर चुके हैं, तो 300 क्वेश्चन हो गया। ये हमारा फुल टेस्ट नंबर चौथा है, जिसका हम लोग 77 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। तो 377 क्वेश्चन हो चुका है। और अभी चौथा, फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण क्या है? तो नाम से ही पता चला, डिजिटल डिजिटल मतलब जो ऑनलाइन रूप में मौजूद रहेगा, पब्लिक मतलब जो सार्वजनिक रहेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो किसी दूसरे चीज़ को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारा चीज़ होता है जिसके द्वारा पब्लिक सर्विस डिलीवरी आपको ऑनलाइन के रूप में दिया जाता है। चाहे आपको आधार के कार्ड के द्वारा आपको सर्विस दिया जाए, ठीक, या फिर यूपीआई के द्वारा आप पेमेंट कर पाएँ, या डिजी लॉकर के कारण आप जो है डेटा स्टोर करके रख पाएँ, या फिर आप ऑनलाइन जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, वाईफाई यूज़ करते हैं, तो वो सब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पब्लिक के लिए रहता है। जैसे भारत नेट है। लेकिन जो भारत पे है, ये तो कंपनी है ना, भारत पे कंपनी है जो आपको यूपीआई का सुविधा देता है। ठीक, तो ये कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी होगी। वो कंपनी अगर कुछ काम कर रही है और वो पब्लिक के लिए अवेलेबल है और वो डिजिटली है रूप से आप एक्सेस कर पाएंगे, तो वो हुआ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, तो आधार है, यूपीआई है, डिजी लॉकर है। भारत पे तो कंपनी है। जिस तरह से मान लो रेलवे है, तो इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी है। इंडियन रेलवे जो रेलवे लाइन बिछा रहा है, ठीक है, वो हमारा पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। ठीक, जैसे मैं बोलो इंडिगो, तो इंडिगो थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंडिगो जो एयरलाइंस ला रहा है या फिर जो रनवे का डेवलपमेंट कर रहा है, तो वो हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, इसलिए ये नहीं होगा क्योंकि भारत पे जो है कंपनी है। 1 2 3 हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, अगर आधार की बात करेंगे तो आधार को UIDAI संस्था जो है वो लेके आई है। यूपीआई जो है आपका NPCI लेके आई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, डिजी लॉकर जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है लेके आई है, जहाँ पे डेटा को आप अपना डॉक्यूमेंट के फॉर्म में डॉक्यूमेंट को, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या फिर आपका 10 12 का सर्टिफिकेट हो, डिग्री का सर्टिफिकेट हो, उसको आप ऑनलाइन डिजिटल फॉर्मेट में रख सकते हैं और उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 78 का सी। क्वेश्चन नंबर हम 79 देखते हैं। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द इंटरनेशनल फिनांस कॉर्पोरेशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। देखो, वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है, इसके अंदर में जो संस्थाएं आती है, कौन कौन सा आती है? IDA आता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। फिर आती है IFC, ठीक है, इंटरनेशनल फिनांस कॉर्पोरेशन। फिर आता है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। फिर आता है MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और एक आता है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इंडिया जो है आपका ICSID को छोड़ के सबका मेंबर है। ठीक, IDA जो है वो आपको जो बहुत गरीब देश होता है उसको लोन देता है। ठीक, IBRD जो है वो जनरली बनाया गया था जब वर्ल्ड वार हमारा ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद देशों को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो ये डेवलपिंग देशों को भी लोन देता है, लेकिन जो IDA है वो गरीब देशों को लोन देता है। IDA और IBRD दोनों को मिला के वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। ठीक, और बाकी जो संस्थाएं हैं, मतलब पांचों का संस्था, पांचों को मिला के वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोला जाता है। तो हमसे पूछा है इंटरनेशनल फिनांस कॉर्पोरेशन के बारे में। IFC क्या होता है? ये प्रमोट करता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को किसी भी देश में। ठीक, MIGA क्या होता है? ये इन्वेस्टमेंट का गारंटी लेता है कि अगर किसी देश में एक कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, तो वो इन्वेस्टमेंट अगर वहाँ पर सरकार अगर तख्ता पलट हो जाए, मतलब जो कॉमर्शियल चीज़ें नहीं है, कंपनी का खुद का लॉस हो रहा है उसके कॉमर्स के कारण, उसका अपना प्रोसेस के कारण, तो MIGA उसको बचाव नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे कोई पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ, तख्ता पलट हो गया, उसके कारण कोई कंपनी को अगर लॉस हो रहा है, तो MIGA जो है अपना रोल प्ले करता है। ICSID क्या है? कोई भी अगर हमारा डिस्प्यूट्स होता है, ठीक है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, तो उसका सेटलमेंट के लिए ICSID जो है संस्था है। तो ICSID का इंडिया मेंबर नहीं है। ठीक, तो आप क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन फोकस्ड ऑन द प्राइवेट सेक्टर इन इमर्जिंग मार्केट। ठीक, तो सही है, ये प्राइवेट सेक्टर
जो इमर्जिंग मार्केट में है उसका निवेश वहाँ पे बढ़े, उस पर ये फोकस करता है। सही है। फिर बोल रहा है इट हैज रिसेंटली इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट एवर सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड इन इंडिया। तो हाल ही में पहली बार भारत में इसने सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड पे निवेश किया। ये भी सही है। क्या होता है सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड? तो नाम से पता चल रहा है बॉन्ड क्या होता है, कागज़ का कोई टुकड़ा होता है। अगर आप कोई बॉन्ड को इशू किए हैं तो आप मतलब आप सामने वाले से लोन लिए हैं, ठीक है, और ये लोन जो लिया जाएगा वो सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए लिया जाएगा, जो आपको इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक रूप से सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म तक चले। तो हाल ही में एक भारत का संस्था है जिसका नाम है NDR इसका क्या नाम है, NDR। हाल ही में एक संस्था है जिसका नाम है NDR वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड। इस संस्था ने, ठीक है, एक इनविट इशू किया है। इनविट क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। इसमें जो भी पैसा जाएगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाएगा, एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है ये, ठीक। तो इसने क्या हुआ, इसने जो है अपना इशू किया, ठीक है, NDR इनविट, उसको जो है आपका, और वो क्या इशू किया? सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड इशू किया। किसने किया? NDR WPR ने। और उसको ख़रीदा कौन? IFC। और इससे जो भी पैसा मिलेगा वो भारत का वेयर हाउस, मतलब जो हमारा गोदाम होता है, ठीक है, अनाज को स्टोर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें उसको यूज होगा, ठीक है। और ये इसीलिए हमारा सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड है, क्योंकि इससे जो भी प्रोजेक्ट बनता है वो आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, ग्रीन हाउस गैस उसमें उसका जो एमिशन होगा, उत्सर्जन होगा, वो कम होगा, और पानी का भी कंजम्पशन इसमें कम होता है। तो वैसे प्रोजेक्ट को हमारा IFC जो है वो आपका उसका बॉन्ड वो ख़रीदा है, उसी को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड, ठीक है। और इससे क्या होगा, वो जो भी हमारा वेयर हाउस होगा, जो भी गोदाम होगा, उसको एज सर्टिफिकेशन EDGE, एज सर्टिफिकेशन क्या होता है? एज सर्टिफिकेशन जो है वो IFC के द्वारा दिया जाता है उन प्रोजेक्ट को जो आपका इको फ्रेंडली होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। ये ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन सिस्टम है, किसका? IFC का है, ठीक है। तो दोनों का दोनों सही है। आंसर जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों होगा, 79 का होगा C, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 80 देखते हैं। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ना, एक्सचेंज रेट आप समझ रहे हो, विनिमय दर। विनिमय दर मतलब एक देश का करेंसी का डॉलर के साथ या किसी और देश के करेंसी के साथ कितना जो है एक्सचेंज है। जैसे कि $1 बराबर 70 रुपया, इसका मतलब रुपया का एक्सचेंज रेट कितना है कि 70 रुपये आप दोगे तो $1 आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको भी पता है कि कोई भी देश जो है एक देश के साथ व्यापार नहीं करता है, तो भारत भी बहुत सारे देश के साथ व्यापार करता है। तो इसीलिए हम लोग जो है इंडिया का एक्सचेंज रेट जो निकालते हैं वो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकालते हैं, जिसमें बहुत सारे देश का करेंसी के साथ हम लोग भारत का रुपया को वैल्यू को देखते हैं, ठीक है। और रियल का मतलब क्या हुआ? जब आप महंगाई को भी ध्यान में रख के भारत का एक्सचेंज रेट निकालोगे बहुत देश के करेंसी के साथ, तो उसको रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बोलते हैं। तो जनरली रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में हम लोग 40 देश का करेंसी के संदर्भ में, रिस्पेक्ट में, इंडिया का करेंसी का, रुपया का जो है एक्सचेंज रेट निकालते हैं। और ये जो 40 देश का करेंसी है वो भारत के जितना भी व्यापार करता है उसका 88% जो है भारत का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इन्हीं जो है 40 मुद्रा में होता है, 40 करेंसी में होता है। इसलिए 40 करेंसी को हम लोग रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में रखते हैं या नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में रखते हैं। नॉमिनल मतलब हम लोग जिसमें इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के एक्सचेंज रेट नहीं निकालते हैं, और रियल में हम लोग महंगाई को ध्यान में रख के, इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के एक्सचेंज रेट निकाला जाता है। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं REER, रीर, ठीक है। रीर हमारा जब बढ़ेगा, या फिर हम बोलेंगे रीर जब एप्रिसिएट करेगा। एप्रिसिएट का मतलब हो गया कि रुपया जब आपका एप्रिसिएट करेगा तो इसका मतलब हो गया रुपया क्या हो जाएगा? मजबूत। क्या होगा? रुपया मजबूत होगा, ठीक है। और डॉलर या फिर बाकी करेंसी क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। तो जब भी रुपया मजबूत होता है दोस्तों, तो हमारा जो एक्सपोर्ट होता है, हमारा जो एक्सपोर्ट मतलब हम लोग जो निर्यात करते हैं वो कमज़ोर हो जाता है, वो होगा कम, ठीक है। और हमारा जो इंपोर्ट होगा वो होता है सस्ता। तो जब भी रुपया मजबूत होगा तो हमारा जो इंपोर्ट होगा, आयात जो होगा वो सस्ता हो जाएगा, और आयात हमारा बढ़ेगा, और जो हमारा एक्सपोर्ट होगा, निर्यात, वो कम होगा। इसलिए रुपया को मजबूत होने से भारत के लिए नुकसान है, क्योंकि भारत जो है ज़्यादा हमारा इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट हम लोग कम करते हैं। तो एक्सपोर्ट जब हम कम करेंगे तो हम लोग को एक्सपोर्ट हम लोग क्या करते हैं? कम करते हैं, इंपोर्ट हम लोग ज़्यादा करते हैं। इसलिए रुपया का, हाँ, तो देखिए अगर रुपया मजबूत होता है तो हमारा एक्सपोर्ट क्या होता है? कम, और इंपोर्ट क्या हो जाता है? सस्ता। तो रुपया का मजबूत होना हमारे लिए ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट जो होगा वो सस्ता हो जाएगा, और भारत जो इंपोर्ट ज़्यादा करता है, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट भी तो कम हो जाएगा, तो हम लोग बाहर से डॉलर नहीं कमा पाएंगे। अगर रुपया बहुत कमज़ोर हो जाता है, अगर हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अगर हमारा डिप्रिसिएट करता है, डिप्रिसिएट
मतलब मूल्य इसका ह्रास होता है, तो इसका मतलब रुपया जो होगा वो कमज़ोर हो जाएगा। जब भी देश का करेंसी कमज़ोर होता है, जैसे चाइना का करेंसी अगर कमज़ोर हो गया, रुपया कमज़ोर हो गया, तो मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। रुपया मजबूत होता है तो हमारा एक्सपोर्ट कम होगा, तो रुपया कमज़ोर हो जाएगा तो हमारा एक्सपोर्ट जो होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि रुपया सस्ता हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, तो बाहर वाले को इंडिया का सामान सस्ता दिखेगा। इसलिए रुपया का कमज़ोर होने से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट हमारा महंगा हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि भारत जो है वो इंपोर्ट ज़्यादा करता है, इसलिए हमारा तो करंट अकाउंट में डेफिसिट है ना। तो भारत जो है वो इंपोर्ट क्या करता है, ज़्यादा करता है, इसीलिए रुपया का कमज़ोर होना हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट उससे महंगा हो जाएगा। और रुपया का मजबूत होना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट तो सस्ता हो जाएगा, लेकिन हम लोग एक्सपोर्ट जो है वो उतना नहीं कर पाएंगे, तो डॉलर नहीं कमा पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए देखो अब ये जो चाइना है वो अपना करेंसी को कमज़ोर करके रखता है। क्यों? क्योंकि चाइना जो है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है और इंपोर्ट चाइना कम करता है, इसलिए चाइना अपना करेंसी को कमज़ोर करके रखता है। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं कर सकता। अगर इंडिया ऐसा करेगा, ठीक है, तो चूँकि हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, तो हमारा इंपोर्ट ऑलरेडी महंगा हो जाएगा हमारा रुपया कमज़ोर होने से। ठीक है, तो ये हो गया रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के बारे में। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का जो बेस ईयर होता है, आधार वर्ष होता है, वो 2015-16 हमारा है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं। बोल रहा है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रिप्रेजेंट द इन्फ्लेशन एडजस्टेड ट्रेड वेटेड एवरेज वैल्यू ऑफ ए करेंसी अगेंस्ट इज ट्रेडिंग पार्टनर। तो सही है, आर किसी मुद्रा के अपने व्यापारिक साझेदारों के मुकाबले मुद्रास्फीति समायोजित व्यापार भारित औसत मूल्य को दिखाता है। इसमें एवरेज हम लोग निकालते हैं, लेकिन वेटेड एवरेज निकालते हैं। वेटेड एवरेज मतलब इंडिया के साथ जिस देश का ज़्यादा जैसा व्यापार है, ट्रेड है, उतना उसको वेट ज़्यादा मिलेगा, जिसका कम है उसको कम मिलेगा। ठीक है, दूसरा है एन इंक्रीज इन द नेशंस RER इज एन इंडिकेशन ऑफ इम्प्रूविंग ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। दोस्तों, अगर हमारा रीर जो है वो अप्रिसिएट करेगा, इम्प्रूव करेगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो ट्रेड बैलेंस होगा वो बोल रहा है कि कॉम्पिटिटिवनेस होगा। गलत है, रुपया का डिप्रिसिएट होने से ट्रेड बैलेंस हमारा इंप्रूव होगा। क्यों? क्योंकि अगर रुपया डिप्रिसिएट होगा तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट होगा वो कॉम्पिटिटिवनेस होगा। वहीं अगर हमारा रीर एप्रिसिएट करेगा, मूल्य उसका बढ़ेगा, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो हो जाएगा सस्ता और हम लोग उतना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये गलत है। इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या चाहिए, इंडिया का चूँकि करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो इसलिए इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो इंडिया एक्सपोर्ट कब करेगा, जब हमारा रीर जो होगा वो इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा, रुपया कमज़ोर होगा तब ना होगा। इसलिए दूसरा गलत है, दूसरा गलत है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट चला गया, और आंसर जो सही हो गया वो हो गया 1 और 3, और एक तो ऑलरेडी सही है, तो तीसरा भी सही होगा। चेक करते हैं। बोल रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज द इंडियन रुपी रीर भी 2015-16 इज़ द बेस ईयर। तो आपको पता है कि रीर एक्सचेंज रेट के में पावर किसको है भाई, भारत का जो RBI उसको पावर है, उसके भारत का पास कानून है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसका मालिक कौन है, मतलब देख रेख कौन करता है, RBI करता है। तो एक्सचेंज रेट को कैलकुलेट करना किसका काम है, मतलब जो वो काम है किसका, ये कंट्रोल नहीं करता है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट भारत में जो है वो मैनेज फ्लोट है। मैनेज फ्लोट का मतलब नॉर्मल केस में RBI जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा आपको एक्सचेंज रेट में, लेकिन हाँ बहुत ही ज़्यादा अगर ऊपर नीचे होगा तब RBI जाके एक्सचेंज रेट को क्या करता है, रेगुलेट करता है, उसको मैनेज फ्लोट बोलते हैं। तो हमारे यहाँ इंडिया में ना तो फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, ना ही फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, क्या है, मैनेज फ्लोट एक्सचेंज रेट है, जहाँ पे RBI नॉर्मल केस में इंटरफेयर नहीं करता है, बहुत ही उतार चढ़ाव होगा तो इंटरफेयर करेगा। ठीक है, तो ये जो है वो सही है। तो आंसर मिल चुका है 1 और 3। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड NCDEX। NCDEX के बारे में है। ठीक है, बोल रहा है NCDEX इज इंडिया लार्जेस्ट एग्रीकल्चर डेरिवेटिव एक्सचेंज। दूसरा बोल रहा है मतलब पहला बोला ये भारत का सबसे बड़ा कृषि डेरिवेटिव एक्सचेंज है। दूसरा बोल रहा है इट इज़ इंडिया फर्स्ट एक्सचेंज टू लॉन्च ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट इन कमोडिटी। फिर तीसरा बोल रहा है इट इज रिकॉग्नाइज अंडर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1952 एंड रेगुलेटेड बाय द RBI। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखिए इसमें क्या होता है कि एक्सचेंज है जहाँ पे आपको कमोडिटी का एक्सचेंज होता है और डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव क्या होता है, ऐसा चीज़ जो अपना वैल्यू किसी दूसरे से डिराइव करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदा और प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो गोल्ड से लिंक है, तो हम बोलेंगे प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है वो गोल्ड से डिराइव हो रहा है। ठीक, तो भले आप खरीद रहे हो प्रॉपर्टी, लेकिन प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है ऊपर नीचे होना वो डिपेंड करेगा गोल्ड का वैल्यू ऊपर नीचे होने पे। तो नेशनल कमोडिटी और डेरिवेटिव एक्सचेंज में कमोडिटी का मतलब सामान का तो आपका एक्सचेंज होता ही है, खरीद बिक्री। ठीक है, राइट।
डेरिवेटिव का भी होता है। तो एनसीडेक्स जो है भारत एग्रीकल्चर का डेरिवेटिव के लिए पहला एक्सचेंज है, ठीक है, जहाँ पे एग्रीकल्चर कमोडिटी का वैल्यू किसी दूसरे से लिंक रहता है, तो ये सही है। लेकिन ये पहला हमारा कमोडिटी का मार्केट नहीं है। पहला कमोडिटी का जो मार्केट है उसका नाम है एनसीएक्स। क्या हमारा नाम है? एनसीएक्स, सॉरी एमसीएक्स, एमसीएक्स, ठीक है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ये भारत का पहला कमोडिटी एक्सचेंज है, लेकिन ये एग्रीकल्चर के लिए नहीं था। हम लोगों ने लॉन्च किया एनसीडेक्स। ये जो है एग्रीकल्चर का हमारा पहला स्टॉक एक्सचेंज है, और इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर का नहीं होता है, डेरिवेटिव का, नॉन एग्रीकल्चर चीज़ों का भी होता है। और इसको सेबी के अंदर रेगुलेट करते हैं, ना कि आरबीआई। आरबीआई के अंदर थोड़ी रेगुलेट करेंगे। आरबीआई तो भाई आपका मनी मार्केट को रेगुलेट करता है। कैपिटल मार्केट जो है, जिसमें शेयर मार्केट ये सब आता है, उसको रेगुलेट कौन करता है? उसको रेगुलेट करता है सेबी, ठीक है। तो ये वाला भी गलत होगा। बाकी ये सही है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है, आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है। 81 का बोल रहा है कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, तो एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा केवल एक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, 382, ठीक है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू द स्किल्ड लेबर शॉर्टेज इन इंडियाज सर्विस सेक्टर। बोला कौन सा कारण है कि भारत में जो है सेवा क्षेत्र में, सर्विस क्षेत्र में स्किल्ड लेबर का शॉर्टेज है, मतलब कुशल श्रमिकों का कमी है। बोल रहा है हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। दोस्तों ये बताइए, अगर बेरोजगारी दर बहुत अधिक होगा तो क्या उससे हमारा लेबर का शॉर्टेज होगा? बोल सकते हैं कंफर्म रूप से नहीं। हो सकता है भाई बेरोजगारी दर हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा वो लेबर वो स्किल्ड ही हो। अनस्किल्ड लेबर भी तो बेरोजगार हो सकता है कि नहीं? तो उच्च बेरोजगारी दर होने से हम नहीं बोल सकते हैं कि स्किल्ड लेबर शॉर्टेज है, ठीक है। अगर ये बोलता है कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर है स्किल्ड लेबर में, तब हम बोल देंगे कि हाँ उसका स्किल्ड लेबर का शॉर्टेज है, ठीक है। तो ये जो होगा वो नहीं होगा। फिर बोल रहा है मिसमैच बिटवीन वर्कफोर्स स्किल एंड इंडस्ट्री डिमांड, कि कुशल कार्यबल और उद्योग की मांग में असंतुलन। ये सही है कि इंडस्ट्री जो है वो कोई और स्किल का डिमांड कर रहा है, लेकिन वर्कफोर्स के पास कोई और स्किल है, तो हो जाएगा कि इंडस्ट्री जो डिमांड कर रहा है वो स्किल नहीं आप दे पा रहे हो सर्विस सेक्टर में, इसलिए स्किल लेबर का शॉर्टेज है। तो ये तो ठीक है, तो पहला गलत है, तो ये ऑप्शन चला गया, और दूसरा सही है, तो दो ऑप्शन हमारे पास बचा है। बाकी तीसरा देखते हैं। बोल रहा है एबंडेंस ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये बताइए दोस्तों, अगर हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम का बहुलता होगा तो लेबर का शॉर्टेज होगा? नहीं होगा ना। अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है तो आपको कौशल मिलेगा, स्किल मिलेगा। उसका कमी रहेगा तब ना हमारे पास स्किल का कमी होगा, तो ये नहीं होगा। तो तीसरा भी गलत है। तो आंसर पूछा हमें, करेक्ट आंसर कौन सा है? तो सही उत्तर कौन सा है? केवल 2, ठीक है। तो कभी कभी थोड़ा एनालिसिस क्वेश्चन भी यूपीएससी प्रीलिम्स में आता है, जैसे ये एनालिसिस था, फैक्ट इसमें नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रोज इज़ द गिवन इन्फॉर्मेशन करेक्टली मैच्ड। तो दिया हुआ है कौन सा आईपीआर, कौन सा विषय, और कौन सा मतलब कब कितने साल के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिए ये सब जो पेटेंट है, ट्रेड सीक्रेट है, ये सारा जो चीज़ है वो आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकार में आता है। तो बौद्धिक संपदा अधिकार में जो है टोटल 8 चीज़ आता है, उसको देख लीजिए आगे। देखिए जो आईपीआर होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है ना, वो आपका 8 प्रकार का होता है, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन, कॉपीराइट्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, सेमीकंडक्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, लेआउट डिजाइन, ट्रेड सीक्रेट और प्लांट वैरायटी, ठीक है। और ये जो हमारा इसके लिए हम लोगों ने लॉन्च किया था आईपीआर पीएम फ्रेमवर्क, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, और इसको हम लोग लॉन्च किए थे। हमारे पास पॉलिसी है आईपीआर पॉलिसी 2016 के अंदर में, ठीक है। तो एक एक का हम लोग सबके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जो पहला है पेटेंट। पेटेंट जो है वो ऐसा चीज़ों पे दिया जाता है जो नोवल हो, एकदम नया हो, जिसमें इन्वेंशन के द्वारा लाया गया हो, और कुछ उसका इंडस्ट्रियल यूटिलिटी मतलब औद्योगिक उसका उपयोग हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई आपने ऐसा चीज़ लिया जिसका कोई इंडस्ट्रियल यूटिलिटी हो ही नहीं, बस ऐसे बकवास है, तो उसका कोई काम का नहीं है, ठीक। उसमें आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। नवाचार हो सकता है लेकिन उसका इंडस्ट्रियल यूटिलिटी भी होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास कानून है पेटेंट एक्ट 1970 का, और उसी एक्ट के तहत हम लोग रूल्स लेके आए हैं 2003 में, 14 में, 16, 17, 19, 20, 21 का, ठीक। पेटेंट जो दिया जाता है वो 20 साल के लिए दिया जाता है। उसके बाद दूसरा है ट्रेडमार्क। ये ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत है, 2017 का इसका रूल्स है। ये आपको कोई भी ब्रांड का नेम को
प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है, जैसे नेस्ले, पतंजलि, ये सब के ट्रेडमार्क। अब देखे होगा TM लिखा होता है, ठीक, आपको दिखा रहे हैं। जैसे ये देखिए एप्पल का लोगो है, ये इसका ट्रेडमार्क है। मैकडोनल्ड का M, ट्विटर का चिड़िया, फ्लिपकार्ट का ये, ठीक है, एंड्रॉयड का ये गुड्डा, फिर ये सारा चीज़, पेप्सी का है ये दिल मांगे मोर। तो ये ट्रेडमार्क है, ठीक है। ये भी 10 साल के लिए दिया जाता है और इसको रिन्यू भी हो सकता है 10 साल के लिए भी एक्स्ट्रा एडिशनल फ़ी आपको देना पड़ेगा। डिज़ाइन एक्ट 2000 के तहत कवर है। नया और ओरिजिनल डिज़ाइन के लिए मिलता है 10 साल तक मिलता है और 5 साल हम इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइन आप समझ रहे हो, जैसे कि एप्पल का आईफोन वैसे ही दिखेगा, माइक्रोमैक्स का वैसे ही दिखेगा, है ना, टैबलेट उसी तरह दिखता है। तो आप देखिएगा ना, कोई चीज़ स्पेसिफिक उसी चीज़ का होता है, आप उसको उसके डिज़ाइन को कॉपी नहीं कर सकते हो। BMW का गाड़ी वैसे ही दिखेगा, थार ऐसे ही दिखेगा, स्कॉर्पियो वैसे ही दिखेगा। कोई और आदमी उसी तरह का बना के दूसरा गाड़ी के नाम से उसको नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि उसका डिज़ाइन जो है वो उसने उस पर प्रोटेक्शन लिया है। उसके बाद है कॉपीराइट, ठीक है। कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत है। कॉपीराइट रूल 2017-2021 में ये मिलता किस में है? क्रिएटिव चीज़ों में, आर्टिस्टिक भी हो सकता है, वो लिटरेचर भी हो सकता है, म्यूजिक चीज़ हो सकता है, ऑडियो विजुअल वर्क्स हो सकता है, ठीक। अगर जो उसका ऑथर है उसको 60 साल तक कॉपीराइट मिलता है, जो प्रोड्यूसर है 60 साल तक, जो परफॉर्मर है 50 साल तक मिलता है। उसके बाद है GI, जोग्राफिकल इंडिकेशन। इसके लिए GI एक्ट हमारे पास 1999 का है, GI रूल से 2002 का, इसको 2020 में अमेंड किया गया था, ठीक है। और ये क्यों मिलता है? वो उन चीज़ों पे मिलता है जो उस क्षेत्र का, भौगोलिक क्षेत्र का था। वो कोई एग्रीकल्चर गुड्स भी हो सकता है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जैसे दार्जिलिंग का चाय वाय। नेचुरल गुड्स भी हो सकता है जो उसी में मिलता होगा, उसका खेती नहीं होता होगा। मैन्युफैक्चर गुड्स वैसा चीज़ जो वहीं पे बनता होगा, जैसे पश्मीना शॉल है। हैंडीक्राफ्ट हो सकता है, कोई फूड स्टफ, कोई खाना जैसे राजगीर का सिलाव खाजा है, तो वो सारा चीज़। ये आपको GI टैग जो है वो आपको मिलता है GI 10 साल के लिए, और 10 साल में उसको रिन्यू भी कर सकते हो पैसा दे के। फिर है सेमीकंडक्टर का जो डिज़ाइन होता है सर्किट, उसके लिए है। इसके लिए हमारे पास एक्ट है 2000 का और रूल्स है 2001 का। ये ट्रांजिस्टर का लेआउट और भी जो सर्किट एलिमेंट होते हैं, लीड वायर, ठीक है, उसके लिए ये मिलता है 10 साल के मिलता है। फिर है ट्रेड सीक्रेट की कैसे जो है व्यापार होगा, उसके लिए कॉमन लॉ है हमारा IP एक्ट, कॉपीराइट, और उसके तहत ये कवर्ड है। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे मैगी में कौन कौन सा मसाला मिलता है वो उसका ट्रेड सीक्रेट है, ठीक है। वो रिवील कोई और नहीं करेगा तो फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा। ये कब तक मिलता है? तब तक मिलता है जब तक कॉन्फिडेंशियलिटी आपको सेफगार्ड करने का ज़रूरत है। उसके बाद प्लांट के वैरायटी पे और फार्मर राइट एक्ट उसके अंदर है, ठीक है। ये आपको 6 से 10 साल तक के लिए मिलता है। इसमें ट्रेडिशनल वैरायटी वो सारा इसमें प्रोटेक्टेड है, ठीक है। ये भी आपको क्या लिखा है कि, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्लांट वैरायटी के बारे में। तो बोल रहा है पेटेंट जो है वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के मिल रहता है जो कमर्शियल वैल्यू होगा, ठीक है, और वो 20 साल के लिए मिलता है। तो सही है, पेटेंट जो है वो आपका कितने साल के लिए मिलता है भाई? 20 साल के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, पेटेंट 20 साल का मिलता है, लेकिन यह क्या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए मिलता है? नहीं, पेटेंट तो उजागर होता है किसी के लिए, है ना, वो नोवेल चीज़ होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए क्या था? वो था ट्रेड सीक्रेट, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ट्रेड सीक्रेट किस लिए होता है? जो आपका कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हो, तो इधर मैच कर दिया, पेटेंट का इसने इधर लिख दिया कि नोवल इन्वेंटिव, ये तो दोनों गलत हो गया, ठीक है। और ट्रेडमार्क कब मिलता है? जब तक आपका कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं थी, ये तो ठीक है, लेकिन ये वाला जो है एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है प्लांट वैरायटी 6 से 10 साल के लिए मिलता है और ट्रेडिशनल वैरायटी लैंड रेस के लिए। तो ये जो है परंपरागत किस्में और देसी किस्म के लिए मिलता है, ये ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा है? एक ही सही है, कौन सा? तीसरा वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा? C, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 84, 384 नंबर का क्वेश्चन। द प्रोजेक्ट विस्तार जो था वो किसके लिए रिलेटेड है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट विस्तार का IIT मद्रास इसको जो है दोस्तों पार्टनरशिप किया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ, और प्रोजेक्ट विस्तार लेके आया। विस्तार का फुल फॉर्म है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसर्च। तो एग्रीकल्चर रिसर्च को प्राप्त करने के लिए एक वर्चुअली इंटीग्रेटेड, मतलब वर्चुअल रूप से इंटीग्रेटेड एकीकृत सिस्टम है, ठीक है। ये ओपन है, इंटरऑपरेबल है और फेडरेटेड नेटवर्क है, ठीक है, जिसमें आपको एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा IIT मद्रास के मदद से।
इससे क्या होगा, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो होगा उसमें रिवोल्यूशनलाइज जाएगा और डेमोक्रेटिक होगा, क्योंकि कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, नॉलेज ले सकते हैं, फार्मर का बारे में हम सुन सकते हैं, उनको एम्पावर कर सकते हैं। तो विस्तार मॉडल में हम लोग इन सारे चीज़ों को कवर किए हैं। जैसे इसमें क्या क्या है कि लाइवलीहुड देना, रूरल एम्प्लॉयमेंट करना, रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं कि किसानों को किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। डिलीवरी ऑफ एग्रीकल्चर सर्विस दे सकते हैं, टारगेटेड इंटरवेंशन कर सकते हैं, कब कौन सा चीज़ का ज़रूरत है, बीज का, पानी का, ठीक है। उसके ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगा, नॉलेज शेयरिंग हो सकता है, अच्छे अच्छे पद्धति को शेयर किया जा सकता है, ठीक है। सपोर्ट सर्विस दे सकते हैं, किसान हेल्पलाइन, ये सारा चीज़ किसान केंद्र के द्वारा, ठीक है। वेदर से रिलेटेड किसानों को एडवाइजरी दे सकते हैं कि अभी बाढ़ होने वाला है, सूखा आने वाला है, ताकि वो पहले से प्रिपेयर्ड रहे। फार्मर एक्सटेंशन सर्विस, मतलब राज्यों से और केंद्र से जो सीख है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। फोकस्ड लर्निंग और कैपेसिटी बिल्डिंग किसानों का हो सकता है। तो किसके मदद से है, आईआईटी मद्रास और हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के लिए है, ने लॉन्च किया है, और किसके लिए, किसानों के लिए है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ए पब्लिक नेटवर्क डेडिकेटेड टू एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन एडवाइजरी सर्विस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू द, बाकी इसमें बाकी ऑप्शन देख लीजिए। बोल रहे हैं प्रोग्राम फॉर एनहेंसिंग द कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन नेवी सबमरीन स्किल, तो प्रोजेक्ट आपको पता है 75 है, 75 आई है, वो नहीं है। फिर एजुकेशनल आउटरीच प्रोग्राम एम्ड एट रूरल एम्प्लॉयमेंट, रूरल स्कूल डेवलपमेंट, ये सब तो आप समझ रहे, मिड डे मील, ये सारा चीज़ है। फिर एन एक्सटेंशन प्लान फॉर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू रूरल एरिया, रिमोट एरिया, ये क्या है, भारत नेट है, तो उसके बारे में ये नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर होगा 85, बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में, डंपिंग क्या होता है, डंप मतलब होता है अगर कोई भी देश सस्ता सामान, ठीक है, मान लीजिए चाइना है, चाइना के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग ज़्यादा समझ पाएंगे कि चाइना है, इंडिया है। चाइना जो है, मान लीजिए ईयरफोन चाइना में कोई बन रहा है, तो वो ईयरफोन मान लो चाइना में बिक रहा है 100 रुपये में, लेकिन चाइना जानबूझ के क्या कर रहा है, वही 100 रुपये वाला ईयरफोन को इंडिया में बेच रहा है 50 रुपये में, ठीक है। उसको बोलते हैं डंप कर रहा है सस्ते रेट पे। तो इससे क्या होगा, इंडिया का जो अपना डोमेस्टिक मार्केट है, जो ईयरफोन बना रहा है, वो लॉस हो जाएगा, ख़त्म होगा, क्योंकि कोई जो है सामान इंडिया का नहीं खरीदेंगे, चाइना का सामान खरीदेगा। तो इंडिया क्या करेगा, देखेगा कि यार सेम ईयरफोन चाइना में 100 रुपये मिल रहा है, तो इंडिया उस पर कुछ ड्यूटी लगाएगा, ड्यूटी मतलब टैक्स लगाएगा, ताकि ये जो हमारा ईयरफोन चाइना का 50 रुपये में इंडिया में दिख रहा है, वो बढ़ के जो है 70-80 रुपये हो जाए। इससे क्या होगा कि चाइना का सामान इंडिया में लोग कम खरीदेंगे, ठीक है। तो जो डंपिंग पे ड्यूटी लगाया जाता है, चाइना ने डंप किया सामान सस्ते में, तो हमने उस पर ड्यूटी लगाया, एंटी चीज़ किया, एंटी मतलब उसके अगेंस्ट में ड्यूटी लगाए, तो उसी को एंटी डंपिंग ड्यूटी बोलते हैं। और ये कब लगाया जाता है आप समझ रहे हो, जब कोई भी सामान वो अपने देश में महंगा में बेचेगा, नॉर्मल रेट में बेचेगा, और अपने हमारे देश में सस्ते में बेचेगा दूसरे देश में, तब लगता है। एक होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी ये क्या होता है, इसमें चाइना जो है उसका ईयरफोन वहाँ भी 50 रुपये में ही बिक रहा है, और सेम ईयरफोन इंडिया में भी 50 रुपये में बिक रहा है, लेकिन फिर भी हमारा इंडस्ट्री को लॉस होगा, क्योंकि उसका सामान इंडिया में अपना सामान महंगा मिल रहा है, चाइना का सामान सस्ता मिल रहा है। तो उस केस में भारत जो है सरकार काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाता है, जब वो सामान चाइना ने या वो देश ने सस्ते में नहीं बेच रहा है, सेम रेट पे भी बेच रहा है जो वो जो है अपने देश में बेच रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ठीक है। जनरली ये कब होता है आपको पता है, फिलीपींस और इंडोनेशिया में आपका, या मलेशिया में नारियल बहुत होता है, तो नारियल अगर आप वहाँ से ख़रीदते हैं नारियल का तेल जो इंडिया में आएगा, तो वो सस्ता मिलेगा, और पैराशूट जो इंडिया का है वो महंगा होता है। और भले ही इंडिया जो मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया है, अपना तेल अपने देश में वही रेट पे बेचे और इंडिया में वही रेट है, फिर भी हम लोग उस पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाते हैं, ताकि आपने अपने लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने, उसको काउंटर वेलिंग ड्यूटी बोलते हैं, ठीक है। अब है तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बोले एंटी डंपिंग ड्यूटी इज ए टाइप ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ दैट डोमेस्टिक गवर्नमेंट इम्पोजेज ऑन फॉरेन इंपोर्ट। तो बोले एंटी डंपिंग ड्यूटी एक प्रकार का संरक्षणवादी प्रशुल्क है, जिसे घरेलू सरकार विदेशी आयातों पर अधिरोपित करती है, तो ये सही है। फिर बोल रहा है इंडिया द DGFT डायरेक्टर जनरल फॉर ट्रेड रेमेडी, DGTR है, ठीक है, इज़ द फाइनल अथॉरिटी इन इम्पोजिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है। तो देखो भारत में एंटी डंपिंग ड्यूटी को जो है हमारा इम्पोज करने के लिए फाइनल जो अथॉरिटी है दोस्तों, वो कौन है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय है,
जो वो लगाता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। हाँ, उसको लगाने के लिए जो सलाह देता है वो देता है DGTR, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। लेकिन ये सलाह देगा, लगाएगा कौन? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्यों? क्योंकि जो ड्यूटी ये सब है, टैक्स वैक्स किसका दायरा में आता है? वित्त मंत्रालय के दायरे में आता है, तो इसलिए वित्त मंत्रालय इस पर लगाएगा। ठीक है, तो जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी है दोस्तों, याद रखिएगा, वो सब्सिडाइज्ड गुड्स पे लगता है। ठीक है, जो वो देश जो है सब्सिडी पे अपने भी देश में बेच रहा है, लेकिन हमारे भी देश में भी वहीं पे बेच रहा है। ठीक है, लेकिन डंपिंग का तो अलग केस है। अच्छा, तो ये हो गया। अब देखो, काउंटर वेलिंग मतलब जो डंपिंग ड्यूटी लगाता है सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो उसके लिए कुछ कंडीशन होता है जो देखता है। ये देखता है कि भाई सही में डंपिंग हो रहा है या नहीं। दूसरा, इससे हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, घरेलू उद्योग, उसको नुकसान है या नहीं। और तीसरा, कि जो इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सेम सामान इंडिया में, वो पूरे डंपिंग का कम से कम 25% प्रोडक्शन जो है वो होना चाहिए। जो भी जितना भी सामान हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मान लो ईयरफोन कर रहे हैं, तो कम से कम 25% जितना भी इंपोर्ट कर रहे हैं उतना इंडिया में बनना चाहिए। तभी उसी आधार पर हम लगाएंगे ना डंपिंग ड्यूटी। नहीं तो लगाने से क्या ही मतलब होगा? कम से कम वो सामान इंडिया में उसका प्रोडक्शन तो होना चाहिए। तो 25% प्रोडक्शन होना चाहिए। 25 उतने सारे लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं 25%, वो लोग जो है सरकार को अप्लीकेशन दें, एंटी डंपिंग अप्लीकेशन हम दे रहे हैं। ठीक है, उस पर उनका साइन वाइन होना चाहिए। ठीक, और ये जो बात जो सरकार को बोलेगा लगाने के लिए, वो वही लोग बोलेंगे जो इम्पोर्टेड जितना सामान हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बाहर से, मतलब मंगा रहे हैं इम्पोर्टेड सामान, उसका 50% जो है सामान इंडिया में उनका बनना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये गलत हो गया। बाकी हमसे सही पूछा है तो एक ही सही है, तो 85 का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर हम 86 देखते हैं। बोल रहा है रिसेंटली द वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो बॉर्न बेबी कोरल्स वेयर सक्सेसफुली सेटल्ड इन द कंट्री। तो पहली बार विश्व की पहली क्रिप्टो नहीं है ये, क्रायो मतलब क्या होता है? बहुत ही ठंडा टेम्परेचर को क्रायो बोलते हैं। ठीक है, क्रायो बॉर्न मतलब ठंडे एरिया में हम लोग जो है बेबी कोरल को डेवलप किए थे। ठीक है, वो क्या है? तो ये जो कहाँ है दोस्तों, किस में किए थे? ये ऑस्ट्रेलिया में किए थे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड का फर्स्ट जो है क्रायोबॉर्न बेबी कोरल हम लोग बनाए थे। कहाँ पे? ग्रेट बैरियर रीफ में। आपको पता है कोरल जो है वो बहुत तेज़ी से लॉस हो रहा है, तो आर्टिफिशियल रूप से हम लोग कम टेम्परेचर में क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक के द्वारा कोरल को जो है हम लोग डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है 1981 में। ये ऑस्ट्रेलिया का जो कोस्ट है, समुद्री तट है क्वींसलैंड, ठीक है, वहाँ पे ये लोकेटेड है। कोरल सी भी है, उसी के नाम पे पड़ा है। ठीक है, कोरल ट्रायंगल भी आपका उधर ही उसके ऊपर है। लेकिन याद रखिए, कोरल ट्रायंगल में ऑस्ट्रेलिया आता है या नहीं आता है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। कोरल ट्रायंगल जो है, क्या उसमें ऑस्ट्रेलिया आता है? तो इसे क्या फ़ायदा होगा क्रायो बॉर्न कोरल से कि क्लाइमेट रेजिलिएंट हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लाइमेट भले चेंज हो रहा है लेकिन कोरल को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, फिर सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवा सकते हैं कोरल का। कोरल के अगर बारे में बात करेंगे, कोरल जो है इनवर्टिब्रेट एनिमल है। इसमें वर्टिब्रेट मतलब रीढ़ की हड्डी नहीं होती है और ये फाइलम निडेरिया में आता है। ये आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, एक अलगी होता है जूज एंथेले का। ठीक है, और कोरल पोलिप का जूज एंथेले जो है उसको खाना बना के देता है और पोलिप को आपका जैसे कलर देता है, पोलिप्स उसको संरक्षण देता है। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलता है? कोरल दो टाइप का होता है, हार्ड कोरल, सॉफ्ट कोरल। हार्ड कोरल जनरली आपको ट्रॉपिकल एरिया में मिलता है। कोल्ड कोरल जो है वो ठंडे एरिया में मिलता है। ये 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ लैटीट्यूड में आपको कोरल मिलता है। पानी में सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, तभी अलगी खाना बना पाएगा फोटोसिंथेसिस से। पानी ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, तभी सूर्य का प्रकाश उसमें आएगा। पानी जो है उसमें थोड़ा सॉल्ट होना चाहिए, लेकिन पानी गंदा नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोरल के मुंह में जम जाएगा तो डस्ट, तो वो सांस वाँस नहीं ले पाएगा, मर जाएगा। पानी का गहराई जो है 50 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी अगर कम गहरा होगा तो सरफेस के ऊपर आ जाएगा, तो वो सूख जाएगा, बहुत तेज़ी से ड्राई हो जाएगा। तो कम से कम 50 मीटर पानी का गहरा रहना चाहिए, लेकिन ज़्यादा भी नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर नीचे समुद्र के गहराई में उसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। ठीक है, इंडिया जो है कोरल को डेवलप करने के लिए हम लोग उसको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत जो है उसको संरक्षण दिए हैं, जो कोरल को प्रोहिबिट करता है कि कोरल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए और सैंड का भी जो है कंस्ट्रक्शन के लिए उतना प्रयोग नहीं होगा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो बायो रॉक टेक्निक डेवलप किया। बायो रॉक टेक्निक क्या होता है? हम लोग जो है खुद से आर्टिफिशियल टेक्निक से जो है कोरल का ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। अभी हाल ही में गुजरात में ये हुआ था। ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किया है। कोरल इंडिया में मिलता है, याद रखिए आपको,
सुंदरबन डेल्टा में नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ का पानी जो है वो खारा नहीं है, ताज़ा है ना, नमक नहीं इसलिए, प्लस पानी में बहुत ज़्यादा वहाँ पे डस्ट है, मतलब सेडिमेंट्स है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नदी मिलती है उसमें, इसलिए हमारा कोरल सुंदरबन में नहीं मिलता है। तो कोरल कहाँ कहाँ मिलता है? अंडमान निकोबार में मिलता है, गल्फ़ ऑफ मन्नार, गल्फ़ ऑफ कच्छ, पाक स्ट्रीट, लक्षद्वीप में मिलता है। लक्षद्वीप तो पूरा कोरल आइलैंड ही है, ठीक है। तो इंडिया में मैक्सिमम जो कोरल मिलता है वो फ्रिंजिंग रीफ है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बता दिया है पहले कोरल के बारे में, तो देख लीजिएगा पहले का डिस्कशन टेस्ट का। और लेकिन जो लक्षित कोरल है वो अटोल है। ये सब अटोल क्या होता है, फ्रिंजिंग रीफ क्या है, बैरियर रीफ क्या है, सारा हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है टेस्ट में। 86 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। नाम से ही पता चल रहा है एक्सटर्नल मतलब ये भारत है तो भारत के बाहर से बोरो करना, ठीक है, और कॉमर्शियल मतलब व्यापार के लिए, ठीक, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। तो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग मतलब पैसा उधार ले रहे हो, ठीक है। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग समझ में आ गया। अगर आप भारत के बाहर से कोई भी चीज़ रुपया या डॉलर में पैसा लेके आ रहे हो व्यापार के लिए तो उसको हम लोग एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग बोलते हैं, ठीक। कोई भी चीज़ उधार कर रहे हो दोस्तों, ठीक है, और डॉलर लेके आ रहे हो या दूसरे देश का करेंसी लेके आ रहे हो या रुपया लेके आ रहे हो तो जाहिर सा बात है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपका होगा वो, और आरबीआई इसको रेगुलेट करेगा, सिंपल बात है। तो ये जो है वो सही है। दूसरा बोल रहा है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी इन इंडिया कैन नॉट रेज फंड्स थ्रू ईसीबी। एक्सटर्नल कॉमर्स बोरोइंग से पैसा एनबीएफसी नहीं ला सकता है, गलत बात है। एनबीएफसी भी जो है कंपनी पैसा ला सकती है। करेक्ट आंसर पूछा है हमारा हो जाएगा ओनली 1, ठीक है। आप देखिए थोड़ा हम लोग एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के बारे में समझिए। तो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग समझिए, क्या समझ में आ गया? तो बहुत सारा कानून है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर ये कवर होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स भी है, रेगुलेशन भी है 2018-20 का, उसके तहत है। तो कौन कौन सा व्यक्ति जो है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग कर सकता है, ठीक है। तो पोर्ट ट्रस्ट कर सकता है, एसीजेड में जो भी इंडस्ट्री है वो कर सकता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सिड भी कर सकता है, ठीक है, एक्जिम बैंक कर सकता है, ठीक है। और ये आपको किस में कर सकता है? फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड मतलब विदेशी मुद्रा के में जो है उधार ले सकता है। इंडिया के करेंसी में कौन सा ले सकता है? तो ये सारे चीज़ तो ले ही सकते हैं। इसके अलावा नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी ले सकती है, ठीक है, कोई एनजीओ ले सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड सोसाइटी ये ले सकता है। मिनिमम जो एवरेज मैच्योरिटी पीरियड होता है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग का वो 3 साल हो सकता है, ठीक है। एनबीएफसी भी ले सकती है, ठीक है, लेकिन कौन नहीं ले सकता है या किसके लिए एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग नहीं होगा? किसके लिए? अगर वो रियल एस्टेट का कोई काम कर रहा है उसके लिए नहीं हो सकता है। अगर उस पैसे से कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो नहीं कर सकता है वो, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट उससे नहीं कर सकता है। तो ये सारा चीज़ हो गया एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 87 का ए। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री जो है इसमें 8 इंडस्ट्री होता है। इसके बारे में जो डेटा होता है वो मंथली आता है आपका, ठीक है, महीना में एक बार आता है। कौन लेकर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर एक संस्था है DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। उसके वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंडर में है, और इस DPIIT के अंडर में एक ऑफिस आता है, एक कार्यालय आता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। वो जो है जारी करता है महीना में एक बार, ठीक। तो जो 8 कोर इंडस्ट्री में ये जो 8 इंडस्ट्री आते हैं वो कौन कौन सा आता है? रिफाइनरी प्रोडक्ट, ठीक, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर स्टील, फिर कोयला, फिर क्रूड ऑयल, फिर नेचुरल गैस और फिर सीमेंट। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो किसका है? रिफाइनरी प्रोडक्ट का है। फिर किसका है? इलेक्ट्रिसिटी का है। पहले इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज ज़्यादा था लेकिन अब रिफाइनरी प्रोडक्ट का वेटेज ज़्यादा है। ये जो टोटल 8 कोर इंडस्ट्री है वो भारत के पूरा जितना भी हमारा इंडस्ट्री होता है IIP में, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसका 40% हमारा इन 8 कोर इंडस्ट्री में, इसलिए इसको कोर इंडस्ट्री बोला जाता है। और 8 कोर इंडस्ट्री बोले कि 8 इंडस्ट्रीज में कवर्ड हैं। इसका जो बेस ईयर है वो है 2011-12। तो ये जो इंडेक्स से हमें पता चलता है कि जो 8 कोर इंडस्ट्री जो मेन है, ठीक है, जो पूरे IIP का 40% है, उसका ग्रोथ कैसे होने वाला है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिसिटी है दूसरे नंबर पे, उसके बाद स्टील है, फिर आपका कोल है, कोल, उसके बाद
क्रूड ऑयल है, ठीक है, और फिर आपका नेचुरल गैस है, और सीमेंट है, फिर फर्टिलाइज़र, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 88 का डी। 4 फिर 3, ठीक है, फिर 1 और फिर 2, ठीक है। तो रिफाइनरी प्रोडक्ट का कितना है वेट, वो है 28%, ठीक है। और ये जो हमारा फर्टिलाइज़र है, ठीक है, उसका कितना है, वो है 2.6%, ठीक, याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम। इंटीग्रेटेड जहाँ भी वर्ड होगा इसका मतलब वहाँ पे एक चीज़ नहीं हो रहा है, बहुत सारे चीज़ को जोड़ा गया है, इसीलिए उसका नाम है इंटीग्रेटेड, और फर्टिलाइज़र को मैनेज करना है, ठीक। तो इंटीग्रेटेड फर्टिलाइज़र जो मैनेजमेंट सिस्टम है दोस्तों, वो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मदद से हम लोग जो है फर्टिलाइज़र का डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ हम लोग फर्टिलाइज़र भेज रहे हैं, और उसका मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से, इसलिए इसका नाम है इंटीग्रेटेड फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ भी मैनेजमेंट आ जाएगा, इसका मतलब समझ लो वहाँ पे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो ही रहा है, ठीक है। तो और डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर इसको लेके आएगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंदर में आता है। तो ये जो है वो सही है। इसको 2016 में लॉन्च किया था, ठीक है। और फर्टिलाइज़र कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है उसके बारे में ये है हमारा। फिर बोल रहा है इट कैन बी यूज बाय द फार्मर फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर टू बी अप्लाइड फॉर ईच सॉइल टाइप। इससे ये थोड़ी पता चलेगा, ये सप्लाई चेन है, मतलब फर्टिलाइजर यहाँ से किधर गया, किधर मूवमेंट हुआ, कहाँ अगर लीकेज हुआ तो वो पता चलेगा। ये कितना फर्टिलाइज़र हमको देना है उसके लिए तो हमारे पास सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है ना। यूपीएससी ये बहुत चीज़ करता है। यूपीएससी देखेंगे आप, एक चीज़ को दूसरे से मिक्स करने का इसको बहुत आदत है। जैसे यहाँ पे इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे उसने सॉइल हेल्थ कार्ड का एक डेटा दे दिया, तो आपको पहचानना है और वो आपको शुरू से ही अलर्ट रहना है, ठीक है, कि यूपीएससी जो है टॉपिक्स को मिक्स करके दे देता है। जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसमें ये मैच कर जोड़ देगा प्रधानमंत्री, ये जोड़ देगा, जैसे प्रधानमंत्री मान लीजिए अटल पेंशन योजना को जोड़ देगा, तो दोनों का अलग पर्पस है ना, वो आपको देखना है, और थोड़ा सा अलर्ट होकर पढ़ेंगे तो पता चल जाता है। फिर बोल रहा है इट प्रोवाइड्स मोबाइल बेस्ड सॉल्यूशन फॉर एक्नॉलेजमेंट ऑफ सेल बाय द होलसेलर और रिटेलर। तो ये मोबाइल बेस्ड सॉल्यूशन ऑनलाइन जो है आप एक्सेस कर सकते हो, ये फर्टिलाइज़र कहाँ से कहाँ मूव किया, ठीक है, ताकि ट्रांसपेरेंसी पता चले कि फर्टिलाइज़र किधर से किधर जा रहा है। तो ठीक है, आप देखेंगे पहला जो स्टेटमेंट है और तीसरा है वो आपस में लिंक ही तो है, इसमें भी मोबाइल बेस्ड सॉल्यूशन है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा मोबाइल के द्वारा सारा चीज़ सिस्टम, और यहाँ पे आईटी के द्वारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये जो है सही है, पहला तीसरा सही है। तो कितने सही है, केवल 2। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि यूपीएससी जो है एक तो मिक्स करता है अलग अलग टॉपिक को, दूसरा वो सेम क्वेश्चन भी ऑप्शन देता है, तो सेम ऑप्शन होगा तो ज़्यादा चांस होता है वो सही होने का। क्वेश्चन नंबर हम 90 देखते हैं। बोल रहा है कि द हेरड डोमर मॉडल विच वाज बेस्ड ऑन द केनीसियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज द बेसिस ऑफ विच वन ऑफ द 5 ईयर प्लान। तो भारत ने जब 5 ईयर प्लान बनाया 1900 हमारा 51 से हम लोग 5 ईयर प्लान बनाए 1951 से, और हमारे पास टोटल जो है 12 5 ईयर प्लान था 2017 तक। तो हर जो मॉडल था, हर प्लान कुछ ना कोई मॉडल से रिलेटेड था। तो पहला जो 5 ईयर प्लान था वो हेरड डोमर मॉडल से रिलेटेड था, जहाँ पे हम लोग फोकस किए थे कि यहाँ पे हम लोग बोले थे कि जो हमारा भारत का जो ग्रोथ रेट होगा, ठीक है, वो आपका इन्वेस्टमेंट रेट के बराबर होगा डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है। तो ग्रोथ रेट बराबर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट रेट डिवाइड कर दो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। क्या होता है ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट समझ रहे हो, इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है ना, जीडीपी का। इन्वेस्टमेंट रेट आप समझ रहे हो, कितना जो है निवेश कर रहे हो आप कैपिटल गुड्स को परचेज करने के लिए। और इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब होता है कि मान लीजिए आप 10 पीस मैगी बनाए, ठीक है, और उसके लिए आपको 100 रुपया लगा, ठीक है। आप चाहते हो कि आप 11 पीस मैगी बनाने के लिए तो आपको कितना एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। मतलब पर यूनिट आउटपुट को बढ़ाने के लिए कितना आपको एक्स्ट्रा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, उसको ICUR। अब जाहिर सी बात है जितना ICUR कम होगा, मतलब जितना आप पर यूनिट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए जितना आपको कैपिटल कम का ज़रूरत पड़ेगा उतना आपका अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए ग्रोथ रेट अच्छा होने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट रेट हाई चाहिए और ICUR को कम करना पड़ेगा।
तो ये बात बोली गई थी आपका हैरल्ड डॉमर मॉडल में, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में हम लोग का चर्चा किया गया था जिसमें, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम लोग एग्रीकल्चर पे फोकस किए थे क्योंकि उसमें कृषि का संकट था। हम लोग मूल्य पे, प्राइस पे फोकस किए थे, इन्फ्लेशन पे, हम लोग पावर पे किए थे और हम लोग ट्रांसपोर्ट पे किए थे। तो शुरू के 5 ईयर जो हमारा प्लान था उसमें हम लोग को सक्सेस भी मिला है 2 साल में, लेकिन उसके बाद हम लोग का पता है आपको कि चाइना के साथ युद्ध हुआ, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, अमेरिका ने हम लोग को जो अनाज देता था PL 480 गेहूँ जो देता था, ठीक है, वो भी वापस ले लिया, कम कर दिया। तो फिर हम लोग जाके ग्रीन रिवॉल्यूशन लॉन्च किए थे 1960 के आसपास, ठीक है। लेकिन फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही हम लोग एग्रीकल्चर ये सब पे, रेफ्यूजी जो था, ठीक है, उस पर हम लोग फोकस कर रहे थे, महंगाई पे। तो हैरल्ड डॉमर मॉडल किसका था? हैरल्ड डॉमर मॉडल था हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, ठीक है। सेकंड 5 ईयर आपको पता है इसको महालनोबिस प्लान बोलते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि फोर्थ और सेवन्थ 5 ईयर प्लान जो था उसका कौन सा उसमें जो है हम लोग आर्थिक विकास का मॉडल लेके आए थे। बाकी जेम मेनार्ड कीन्स और एक व्यक्ति था, तो जो दो व्यक्ति थे, एक थे एडम स्मिथ और एक थे कीन्स, जेम मेनार्ड कीन्स। तो एडम स्मिथ जो थे वो फोकस किए थे प्रिंसिपल ऑफ लेसे फेयर का। लेसे फेयर का मतलब होता है कि कोई भी सरकार इंटरफेयर नहीं करेगा, फ्री मार्केट होगा, क्या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पूरा अलाउ है, ठीक है, सारा चीज़ डिमांड एंड सप्लाई पे, मार्केट पे छोड़ दिया जाएगा, ठीक। लेकिन जब हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ पूरे विश्व में ना, 1920 का क्राइसिस हुआ, 1920 का, उसके बाद क्राइसिस हुआ, तो लोगों को लगा नहीं, सरकार को जो है इंटरफेयर करने का ज़रूरत है, और मिक्स्ड इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट हुआ जिसको बोले केनीसियन मॉडल। इन्होंने बोला कि सरकार को भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा और मार्केट को रेगुलेट करना पड़ेगा, सारा चीज़ हम मार्केट पे छोड़ नहीं सकते हैं, सरकार को भी प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा और इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो उसी पे हमारा जो है ये भी मॉडल बेस्ड था, और वो 5 ईयर प्लान के बारे में है। क्वेश्चन नंबर हम 91 देखते हैं। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियाज एक्सटर्नल ट्रेड। भारत का बाह्य व्यापार के संदर्भ में हमारा प्रश्न है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो हाल ही में आया है उसने बोला है कि भारत का जो एक्सपोर्ट है दोस्तों वो तेज़ी से बढ़ा है। जैसे 1993 में हमारा जो एक्सपोर्ट का ग्रोथ जो था वर्ल्ड में, एक्सपोर्ट में भारत का जो शेयर था पूरे विश्व में, भारत का सर्विस का कितना शेयर था वो था 0.5%। और वहीं अगर हम 2022 में बात करेंगे तो भारत का जो शेयर है एक सेवा का एक्सपोर्ट में, सर्विस का जो एक्सपोर्ट में, वर्ल्ड के एक्सपोर्ट में शेयर है वो है 4.3%। तो लगभग ठीक ठाक जो है वो इंक्रीज हुआ है, और भारत जो है पूरे विश्व का 7वां सबसे बड़ा सर्विस एक्सपोर्ट में आता है, ठीक है। और ये हमारा कंडीशन 2001 में हम 24वें स्थान पे हुआ करते थे, 2022 में हम लोग का पोजीशन जो है वो 7th नंबर पे है, ठीक है। हम लोग जो है करंट अकाउंट का बात करेंगे, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का, तो उसमें भारत जो सर्विस में है वो सरप्लस है, और हम लोग गुड्स में जो है वो क्या है, डेफिसिट है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो करंट अकाउंट हम लोग का डेफिसिट है, ठीक है। तो देखते हैं, और ये चीज़ है। तो बोल रहा है इंडियाज एक्सपोर्ट टू 10% ऑफ द ग्लोबल सर्विस। तो हमने देखा भाई सर्विस हम लोग कितना एक्सपोर्ट करते हैं, 4.3%, इसलिए पहला गलत हो गया। फिर बोल रहा है कंज्यूमर गुड्स एक्सपोर्ट हैव द लार्जेस्ट शेयर, हाईएस्ट शेयर इंडियाज मर्केंडाइज एक्सपोर्ट। मर्केंडाइज मतलब होता है गुड्स। तो गुड्स जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों वो करते हैं कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। गुड्स में बता रहा हूँ, कंज्यूमर गुड मतलब उपभोग की वस्तु हम लोग सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, जो मध्यवर्ती चीज़ होती है, जैसे स्टील। स्टील जो है वो मध्यवर्ती चीज़ है, क्योंकि स्टील को डायरेक्ट आप कंज्यूम नहीं करोगे, स्टील से गाड़ी वाड़ी बनता है और बहुत सारा चीज़ बनता है, ठीक है। तो कंज्यूम करोगे आप किसको, गाड़ी को, है ना कि स्टील को। तो स्टील क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग दूसरे नंबर पे एक्सपोर्ट करते हैं। तीसरे एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुएं। और चौथे को हम लोग कच्चा माल करते हैं, रॉ मटेरियल। तो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, कंज्यूमर गुड्स करते हैं, ठीक। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। फिर बोल रहा है इंडियाज ओवरऑल ट्रेड बैलेंस हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट 5 ईयर। बोल रहा है पिछले 5 साल में हमारा जो ट्रेड बैलेंस है, ट्रेड बैलेंस हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बैलेंस वो सुधरा है, इम्प्रूव हुआ है। तो ये गलत, आपको भी पता है हमारा कोविड-19 क्राइसिस हुआ था, उसके बाद तेज़ी से हमारा इकोनॉमी डाउन भी हुआ था, है ना। तो हम लोग का तेज़ी से तो नहीं बढ़ेगा कि लगातार हमारा जो है ट्रेड बैलेंस सरप्लस रहा है, ट्रेड बैलेंस मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ इम्पोर्ट कम हुआ है, ऐसा तो नहीं होगा। और यहाँ पे कंसिस्टेंटली बोला है, ये भी नहीं बोला है कि ओवरऑल। तो इसीलिए ये जो है वो
गलत है। कितने कथन सही हैं? तो वो हमारा सही जो कथन है वो है आपका 91 का ऑप्शन एक ही। याद रखिए, कोई भी चीज़ अगर तेज़ी से बढ़ता है तो वो आपका ओवरऑल बढ़ा होगा। अगर हम ये बोल सकते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है या इंपोर्ट बढ़ा है तो अमाउंट में बढ़ा होगा, लेकिन अगर कोई बोला परसेंटेज में बढ़ा हो या फिर कोई बैलेंस में बढ़ा, बैलेंस मतलब दो चीज़ को घटा के, तो भाई जब भी बैलेंस परसेंट में बढ़ेगा या कोई चीज़ को जब दो घटा के बढ़ेगा तो कंसिस्टेंटली नहीं बढ़ेगा। जैसे हम बोले कि भारत का जनसंख्या बढ़ा है, तो हाँ बढ़ा है, पिछले 10 साल में लगातार बढ़ा है, लेकिन अगर पूछेगा कि क्या भारत का जनसंख्या का ग्रोथ रेट बढ़ा है, वृद्धि दर, तो वृद्धि दर लगातार कंसिस्टेंटली बढ़ा नहीं होगा। हो सकता है कभी ग्रोथ रेट 2.4% रहा हो, कभी 2.1 रहा हो, ठीक है, कभी 2.2 हो रहा हो, तो वो अप डाउन हुआ होगा। तो याद रखना है, जब भी कोई चीज़ बढ़ता है तो एब्सोल्यूट वैल्यू बढ़ता है, ना कि डिफरेंस बढ़ता है या फिर उसका परसेंटेज बढ़ता है। तो 91 का ऑप्शन एक ही हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। बोल रहा विथ रेफरेंस टू द स्टार्टअप इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टार्टअप के बारे में, ठीक है, तो स्टार्टअप का याद रखें, भारत में कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन स्टार्टअप का नहीं है, लेकिन हाँ डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने बोला है कि स्टार्टअप वो कंपनी होती है जो शुरू में जब भी बनेगा तो शुरू के 10 साल तक उसको हम स्टार्टअप का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है, और उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए, 100 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपीज़ पर ईयर से अधिक का उसका टर्नओवर नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्लस वो कुछ नया इनोवेशन प्रोडक्ट लाए, ठीक है, तो उसको हम लोग स्टार्टअप कंपनी बोलेंगे। जो सरकारी कंपनियां होती है उसको स्टार्टअप का दर्जा सरकार नहीं देगी, ठीक है, ऐसा हम लोग को जो DPIIT या डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड वो लिखा हुआ है। तो स्टार्टअप का परिभाषा जो है व्यापक रूप से पूरे विश्व में नहीं, लेकिन हाँ भारत जो है उसको डिफाइन इस तरह करता है कि कोई भी कंपनी स्टार्टअप कंपनी तभी कहलाएगी जब वो शुरू में बैठे, नया नया प्रोडक्ट बनाए, इनोवेशन करे और शुरू के 10 साल तक उसको मिलेगा और उसका टर्नओवर मतलब जितने का सामान वो बेच रही है वो एक साल में 100 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी साल में। तो जो कंपनी दोस्तों PSU है उसको स्टार्टअप नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई पहले कंपनी था वो टूट के कोई और छोटा कंपनी बन गया तो उसको भी स्टार्टअप नहीं मिला। स्टार्टअप होता है एक नया चीज़, एक नए सिरे से। भारत इसको प्रमोट करने के लिए स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम भी है, 2016 में लॉन्च किया था। इसमें जो है हम लोग कोई भी कंपनी जो स्टार्टअप कंपनी है उसको शुरू के 3 जो है साल तक 10 साल में तक उसको हम लोग उस पर उतना मतलब कंट्रोल नहीं रखते हैं और शुरू के 3 साल तक उसमें हम लोग टैक्स में जो है उसको पूरी तरह से छूट देते हैं, ठीक है। कंडीशन वही है, वो स्टार्टअप होना चाहिए। तो बोल रहा है कि पढ़िए, बोल रहा है एंटिटी आर कंसिडर्ड स्टार्टअप ओनली इफ दे हैव इन एग्जिस्टेंस फॉर 10 ईयर और लेस सिंस देयर इनकॉर्पोरेशन। तो सही है, कम से कम 10 साल या उससे अधिक होना, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, शुरू के 10 साल तक ही मिलेगा, तो ये ठीक है। फिर बोल रहा है पब्लिक सेक्टर कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड स्टार्टअप। तो सही है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को स्टार्टअप नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये जो है वो सही है। फिर बोल रहा है द स्टार्टअप इनिशिएटिव प्रोवाइड टैक्स एग्जेम्पशन टू स्टार्टअप फॉर देयर फर्स्ट 10 ईयर्स। नहीं, शुरू के 3 साल तक मिलेगा, तो ये गलत है। कौन सा कथन सही है? एक ही कथन सही है, 1 और 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द खान प्रहरी ऐप। नाम से पता चल रहा है खान मतलब क्या होता है, खदान, माइनिंग एरिया, प्रहरी मतलब उस पर निगरानी के लिए। तो खान का जो चोरी वोरी हो रहा है, मिनरल्स का जो चोरी हो रहा है, ठीक है, और इलीगल जो माइनिंग हो रहा है, गैर कानूनी रूप से जो खनन हो रहा है, उसको रिपोर्ट करने के लिए जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, ठीक है, कोल मंत्रालय, वो कोयला मंत्रालय, वो इसको लेके आया है ताकि जो इलीगल माइनिंग हो, गैर कानूनी माइनिंग हो, उसको रोका जा सके, ठीक है। तो इसमें जो है सिटीजन रिपोर्ट कर सकते हैं फ़ोटो खींच कर, और जो भी फ़ोटो खींचेंगे वो GPS से लिंक हो जाएगा और सरकार को आप भेजोगे तो पता चल जाएगा उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है उस एरिया का, और वहाँ से सरकार उसको मॉनिटर कर लेगी, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स का है, तो ये गलत हो गया। फिर बोल इट इज ए टूल दैट अलाउ सिटीजन टू रिपोर्ट इंसिडेंट ऑफ इलीगल कोल माइनिंग। तो ये तो बेसिक स्टेटमेंट है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा है, स्टेटमेंट जो होगा हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा, ठीक है। ये याद रखिएगा, जिसमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं, आपका इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, गुप्त रखा जाएगा, शेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है। और कंप्लेन का आप ट्रैकिंग भी कर सकते हो कि आपने कंप्लेन किया था तो उसके क्या हुआ था, ठीक है। इसके लिए सरकार ने खान प्रहरी मोबाइल ऐप भी बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 है। बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कंपटीशन एक्ट 2002।
दोस्तों कंपटीशन एक्ट के पहले हमारे पास, प्रतिस्पर्धा कानून के पहले हमारे पास बहुत सारा एक पुराना कानून था, उसका नाम था मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ठीक है। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक एक व्यवहार अधिनियम 1969। लेकिन ये कानून जो था क्या था, मोनोपोली को तो रोकता था, लेकिन ऐसे इसके कारण हमारा इकोनॉमी बहुत ही पिछड़ गया था। हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे और कुछ ही कंपनियों का उसमें मोनोपोली हो गया था और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार का जो सुगमता था वो नहीं हो पाए थे। इसलिए सरकार जो है प्रमोट करने के लिए इस कानून को ख़त्म करके कंपटीशन एक्ट है, जिसमें सरकार बोला कि हम तो बड़ी कंपनियों को बनने से रोकेंगे नहीं, लेकिन हाँ हम हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करेंगे, ठीक है, राइट। उसको हम लोग बोलते हैं कंपटीशन एक्ट 2002। इसके तहत कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो भी बनाया हमारा गया था ताकि कंपटीशन को प्रमोट कर सके। इसके लिए एक समिति थी जिसका नाम था राघवन कमेटी। तो राघवन समिति की सिफारिश पे इस कानून को रिपील करके कंपटीशन एक्ट जो है वो लाया गया था, ठीक है। तो इसमें पावर जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया है कि वो जो है फाइन ये सब लगा सकती है, ताकि और ये भी वो देखेगा कि भाई ऐसा ना हो कि कंपटीशन तो करने दे लेकिन अनहेल्दी कंपटीशन नहीं होना चाहिए। नहीं कि 2-3 बड़ा बिजनेसमैन मिल के जो है ग्रुपिंग बना ले और सामान को अपने रेट से बेचे। इसलिए सरकार देखो कि बड़ी बहुत बड़ी कंपनी बनने भी नहीं देती, इसलिए उस पर कंट्रोल भी करती है। लेकिन हाँ ये इसलिए कंट्रोल नहीं करेगी कि उसको बड़ा होने से रोकना है, वो अपने बड़ा होने का फ़ायदा ना निभा ले और कंज्यूमर पे खतरा ना हो। इसीलिए जो है सरकार कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये सब संस्था बनाई और कंपटीशन एक्ट बनाई ताकि बड़ी कंपनी भी हो, मोनोपोली भी उनका ना हो और हेल्दी रूप से डेवलपमेंट भी हो, ठीक है। तो जो हमने तो पढ़ते हैं तो ये हमारा जो है ठीक है, बोल रहा है इट प्रोवाइड्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनसीएलटी जो है नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल। जब भी दो कंपनियों का लड़ाई होता है या फिर सरकार का लड़ाई किसी कंपनी से हो गया या किसी भी तरह से लड़ाई हुआ है कंपनियों के बीच में, पैसा नहीं दे रही है, तो नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्राइब्यूनल में जो है अपीलेट ट्राइब्यूनल में आप जा सकते हो। और ये जो है 2013 के कंपनी एक्ट के अंडर में बना था, ना कि आपका कंपटीशन एक्ट में, ठीक है। ये कोई भी बता देगा कि भाई ये कभी भी एनसीएलटी जो है इस एक्ट में नहीं बना होगा, ठीक है, ये गलत है। फिर बोल रहा है तो दूसरा गलत है, तो ये स्टेटमेंट चला गया। अब पहला सही है, तो हमको ये और ये में से चुनना है क्योंकि हमको पूछा है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। फिर बोल रहा है इट एम्पावर द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया टू पेनलाइज कंपनी इन्वॉल्व इन एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। तो ये सही है, यह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौता में शामिल कंपनियों को दंडित करने का अधिकार देता है। तो सही बात है, ठीक है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वही देखेगा ना कि भाई कोई प्रतिस्पर्धा के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। ऐसा थोड़ी झालमुड़ी थोड़ी बेचेगा जाके, इसका जो काम है वही ना करेगा। तो नॉर्मल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3। तो एग्ज़ाम में उतना हुर नहीं करना है कि ये होगा या नहीं होगा, बेसिक अपना लॉजिक लगाना है। मैं बार बोल लॉजिक लगाइए, ऑब्जर्वेशन लगाइए और अपना रीजन रैशनैलिटी को यूज कीजिए। तीनों अगर यूज करेंगे LOR को, तो आपका जो है एग्ज़ाम प्रीलिम्स का आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट है बोल रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेडियो एक्सेस नेटवर्क RAN कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो रेडियो एक्सेस नेटवर्क के बारे में तो नाम से पता चल रहा है, इसको डिकोड कीजिए। रेडियो एक्सेस नेटवर्क का मतलब क्या होगा, तो नाम से पता चल रहा है दोस्तों, रेडियो वेव्स के द्वारा आप अपने नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हो, ठीक। मतलब जो भी हम लोग मोबाइल से या किसी भी चीज़ों से कनेक्ट होते हैं ना सेटेलाइट के थ्रू और कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम लोग रेडियो एक्सेस नेटवर्क बोलते हैं। तो जाहिर सा बात है ये वायरलेस ही होगा, तार तो होगा नहीं कि यहाँ से आप तार फेंके और इंद्र भगवान पकड़ के सेटेलाइट में जोड़ दिए, ठीक है। वायरलेस रेडियो वेव से ही होगा, ठीक है। इसको 3G 4G 5G सारे में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक, राइट। तो बोल रहा है कि इट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर इक्विपमेंट एंड द कोर नेटवर्क। कोर नेटवर्क से आप अपना इक्विपमेंट मतलब मोबाइल आपका कनेक्ट हो सकता है, तो ये जो है वो सही है। फिर बोल रहा है रेडियो एक्सेस नेटवर्क इज एक्सक्लूसिवली यूज इन 4G एंड 5G। ऐसा नहीं है, बहुत सारा चीज़ में यूज हो सकता है ये, ठीक है। ये 3G में भी यूज हुआ है, ठीक। इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग कनेक्टिविटी ये सब कर सकते हैं। तो पहले हम लोग जो सर्किट से कनेक्ट होते थे, अब सर्किट से कनेक्ट होने से हम लोग क्या यूज कर रहे हैं बताइए, इंटरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी हो रहा है। तो ये वाला गलत है कि इसको सिर्फ 4G और 5G के लिए विशेष रूप से नहीं बनाया गया है। फिर बोल रहा है RAN नेटवर्क्स आर डिजाइन टू मैनेज ओनली लाइसेंस स्पेक्ट्रम बैंड्स फॉर कनेक्टिविटी। नहीं, जो लाइसेंस नहीं होगा भाई उससे भी तो कनेक्ट होगा, है ना। से
वाईफाई ऑफलोडिंग है, अमेरिका में CBRS है, तो वो लाइसेंस वाला स्पेक्ट्रम नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो है वो गलत होगा, क्योंकि भाई ये कोई टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग थोड़ी है कि एक ही चीज़ के लिए होगा, लाइसेंस के लिए भी हो सकता है, नॉन लाइसेंस चीज़ों में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे स्टेथोस्कोप है, तो स्टेथोस्कोप से आप किसी का हार्ट भी, मतलब स्टेथोस्कोप नहीं है, जैसे कि मान लो कोई चाकू है, चाकू से आप सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हो, किसी को मार भी सकते हो हाथ पैर पे, तो ये भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन। क्वेश्चन है 96, बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है, IDA, ठीक है, मैंने आपको बताया वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक पार्ट है, जो आपका जो गरीब देश होता है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट इकोनॉमी, पुअर इकोनॉमी, उसको लोन वो दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। फिर बोल रहा है इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर, शुरू में भारत गरीब ही था, है ना, वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन भी किया, तो जाहिर सा बात है इंडिया इसका मेंबर होगा। 1960 में जब ये बना था तो इंडिया उसको गरीब ही था, तो इंडिया उसको बनाने में रोल प्ले किया था, इसका फाउंडिंग मेंबर भी है, ठीक है। और IDA से इंडिया को मदद भी मिला है शुरुआती स्टेज में। अब जनरली इसको इंडिया को जो है इससे उतना लोन नहीं मिलता है, मिलता है कुछ चीज़ों के लिए, बाकी चीज़ों के लिए नहीं मिलता है। बोला इंडिया नेवर अवेल्ड असिस्टेंट, भाई शुरू से इंडिया बहुत थोड़ी अमीर था, तो ये गलत होगा, ठीक है, पहला सही है। फिर बोल रहा है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा मस्ट बी बिलो एंड इस्टेब्लिश थ्रेशोल्ड फॉर ए कंट्री टू बी एलिजिबल फॉर बोरोविंग अंडर IDA। तो यही सा बात है, अगर ये कोई डेवलपिंग देश या गरीब देश को लोन दे रहा है तो कोई कंडीशन होगा ना, तो उसके लिए हम लोग पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम देखते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है? सही है, ठीक। तो बोल रहा है कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? हाउ मेनी स्टेटमेंट? 2 स्टेटमेंट, तो ओनली हमारा 2 होगा, ठीक है। और एक कंडीशन है कि जो देश को IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, उसके तहत पैसा नहीं मिलता है, वो IDA से पैसा ले सकता है, ठीक, ये थोड़ा ध्यान रखना। चलो, और मैंने बताया IDA और IBRD दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर है 97, और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे प्रश्न है, ठीक है। तो न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है उसको कौन डिक्लेयर करता है? वो करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक। ये आपका 22 फसल पे किया जाता है, प्लस शुगर केन के लिए, आपका शुगर केन के लिए, गन्ना के लिए दिया जाता है FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो है वो आपका डिक्लेयर करती है, ठीक है, क्या करती है? MSP 22 फसलों के लिए और शुगर केन के लिए डिक्लेयर करती है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, ठीक। तो जो हमारा MSP दिया जाता है वो डायरेक्ट किसानों को दिया जाता है, किसके लिए? 22 क्रॉप के लिए। और जो शुगर केन के लिए डायरेक्ट किसानों को MSP नहीं दिया जाता है, किसको दिया जाता है? मतलब सरकार जो है सब्सिडी देती है, किसको किसको देती है? ये देती है गन्ना मिल को, जो शुगर केन मिल है उसको, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो MSP डिसाइड होता है तो सलाह कौन देता है इसके लिए सरकार को? एक CACP देती है, कैबिनेट ये कमेटी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये जो है सरकार को सलाह देती है, फिर सरकार जो है आपका डिक्लेयर करता है MSP, ठीक है। MSP जो डिक्लेयर होता है वो अभी का A2 + FL, A2 मतलब एक्चुअल जो कॉस्ट है, और FL मतलब फार्म लेबर, ठीक है। इसका 50% अधिक दिया जाता है, मतलब इसका 1.5 गुना, 1.5%, 1.5 टाइम्स, ठीक है। एक समिति था, स्वामीनाथन समिति, उन्होंने बोला था कि C2 को कंसीडर करने का। C2 मतलब और भी जो हमारा क्यूमुलेटिव जो कॉस्ट है, कम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, उसको, लेकिन सरकार जो है A2 + FL को कंसीडर करती है। A2 एक्चुअल कॉस्ट हो गया, मतलब बीज में कितना उसका खर्चा है वो, और FL मतलब फार्म लेबर, अगर किसान जो भी उसके फैमिली लोग उसमें शामिल है, ठीक है, अगर वो कहीं खेती करते हैं तो उसको मिलता, हमारा वेतन मिलता, मजदूरी मिलता, तो उन दोनों को कंसीडर करके उसका 1.5 गुना दिया जाता है। C2 पे नहीं दिया जाता। C2 क्या था? C2 था कम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। कम्प्रिहेंसिव कॉस्ट का मतलब अगर किसान मान लो जहाँ पे खेती कर रहा है उस पर खेती अगर नहीं कर रहा होता, वो किसी को रेंट पे देता, ठीक है, तो उसको कितना उस पर मिलता पैसा, तो उसको उस पर बोला गया था कि MSP देने के लिए उसका 1.5 गुना। लेकिन सरकार जो है A2 और FL को कंसीडर करता है। MSP के लिए कोई भी भारत में जो है वो कानून हमारे पास नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ सरकार जो है वो आपका बोलती है तो वो करती है, ठीक है, नहीं तो फिर वोट नहीं मिलेगा। क्लियर है? अच्छा, तो हमारे पास
बहुत सारा चीज़ों के लिए एमएसपी दिया जाता है, जिसमें कुछ खरीफ क्रॉप है, कुछ रबी क्रॉप है, कुछ कॉमर्शियल क्रॉप है, कुछ जो है आपका जूट है, जूट है। तो देखिए एमएसपी किस पे मिलता है। तो खरीफ क्रॉप कौन कौन सा है, पैडी है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, रागी है, तुअर दाल है, मूंग है, उड़द है, कॉटन है, कपास है, ग्राउंड नट है, सनफ्लावर सीड सूरजमुखी है, सोयाबीन है, सीसम है और नाइजर सीड है। ठीक है, नाइजर सीड। रबी क्रॉप में क्या क्या है, वीट, बार्ली, ग्राम, मसूर का दाल, रेपसीड, मस्टर्ड, सरसों, सैफ्लावर, तोरिया। अदर क्रॉप में क्या है, जूट है, डी हस्क्ड कॉटन है और कोपरा है। और एक मिलता है एफआरपी, वो किस पे मिलता है, गन्ना पे, शुगर पेन पे। ठीक है, तो एमएसपी पे सरकार का जो अलग अलग एजेंसी है, जैसे नाफेड है, ठीक है, जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जैसे कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक, जैसे हमारा जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, तो सब अलग अलग करता है। जैसे जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जूट को किसानों से लेगा, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कॉटन लेगा, एफसीआई जो है वो जनरली चावल वॉल ये सब लेता है, नाफेड भी कुछ कुछ लेता है। तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, केंद्र सरकार का संस्था। ठीक, तो देखते हैं, बोल रहा है कि इट टेक्स इन अकाउंट रेंटल वैल्यू ऑफ ओन्ड लैंड एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल। तो बताइए एमएसपी जब डिसाइड होता है तो क्या अब रेंटल वाला काउंट होता है क्या, फिक्स्ड कैपिटल? अभी हमने बताया ना, ये हम लोग नहीं करते, इसको हम लोग C2 में करते थे। और C2 के लिए सरकार को सलाह दिया था स्वामीनाथन समिति ने, ठीक है, लेकिन सरकार नहीं मानी थी। तो ये तो नहीं होगा एमएसपी में काउंट भारत का। फिर बोल रहा था प्रेजेंट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एमएसपी इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स। नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर जो है, तो अभी हम प्रेजेंट जो मेथड है कैलकुलेशन क्या उसी पे आधारित है क्या? नहीं, उसने तो C2 पे बोला था, लेकिन C2 पे करते हैं क्या? नहीं, हम लोग तो A2 और FL का ना कर रहे हैं 50% उससे अधिक या 1.5 गुना या 150%। ठीक, तो ये भी नहीं होगा, प्रेजेंट मेथड उस पर तो आधारित नहीं है। फिर बोल रहा है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल एजेंसी फॉर जूट के लिए क्या करेगा, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कॉटन के लिए क्या करेगा, कॉटन कॉर्पोरेशन। बाकी चीज़ों के लिए क्या है, FCI, नाफेड है। तो ये भी जो है वो गलत है। कितने कथन सही हैं, कोई कथन सही है क्या? नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 398। ठीक है, बोल रहा है इंडिया इज़ द 10th लार्जेस्ट जनरल इंश्योरेंस मार्केट ग्लोबली। बताइए इंडिया जो है इंश्योरेंस में बहुत ही ख़राब है कि नहीं? आपने भी सुना होगा इंश्योरेंस पेनेट्रेशन। ठीक है, दो चीज़ कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है इंश्योरेंस पेनेट्रेशन और दूसरा होता है इंश्योरेंस डेंसिटी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इंश्योरेंस में दो कॉन्सेप्ट समझिए, एक होता है इंश्योरेंस पेनेट्रेशन, ठीक, और एक होता है इंश्योरेंस डेंसिटी। जब भी इंश्योरेंस पेनेट्रेशन का बात होगा तो इंश्योरेंस पेनेट्रेशन मतलब कितना इंश्योरेंस प्रीमियम इंडिया में दिया जा रहा है बट्टा GDP बाय GDP। इंडिया के GDP को से डिवाइड कर दो इंश्योरेंस प्रीमियम को, तब हमको मिल जाएगा इंश्योरेंस पेनेट्रेशन। और इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होता है, इंश्योरेंस डेंसिटी बराबर ऊपर में वही होगा इंश्योरेंस प्रीमियम बाय भारत का पॉपुलेशन, तब उसको हम लोग बोलते हैं इंश्योरेंस डेंसिटी। ठीक है, तो आपको पता है भारत जो है ना इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में बहुत कम है। कितना है, मात्र समझ लीजिए लेस देन 3%। समझ में आया? और इंश्योरेंस डेंसिटी भी भारत में कुछ खास नहीं है, वो भी आपका 2-3% के आसपास है। ठीक, तो अगर इतने कम परसेंट से कभी होगा, आपको भी पता है इंडिया में कहाँ कोई इंश्योरेंस लेता है। बहुत हम लोग सोचते हैं कि इंश्योरेंस में कौन पैसा देगा, है ना, फ्यूचर में जब होगा तो देखा जाएगा, है ना। और इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए भारत में जो संस्था है वो है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक संस्था है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। बोले इंडिया इज़ द 10th लार्जेस्ट जनरल इंश्योरेंस मार्केट होगा कभी? कभी नहीं। इंडिया इज़ द 14th लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस, कौन लेता है लाइफ इंश्योरेंस? बहुत कम है। ठीक है, तो ये भी जो है वो गलत है। ठीक है, तो फोर्थ, तो यहाँ पे समझिए लाइफ इंश्योरेंस में इंडिया जो है वो है 4th लार्जेस्ट, क्योंकि भारत में मैक्सिमम लोग लाइफ, एक मिनट, तो अब देखिए दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस जो है वो इंडिया में, अगर विश्व में बात करेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस में हम लोग हैं 10वें पे। 10th किस पे हैं? 10th है लाइफ इंश्योरेंस में। ठीक, इंडिया में आपको पता है लाइफ इंश्योरेंस लोग ज़्यादा लेते हैं। और जो जनरल इंश्योरेंस है, जो लाइफ चीज़ों के लिए नहीं लिया जाता है, उसमें इंडिया है 14वें पे। फिर भी देखो टॉप 10 में तो आते ही नहीं है। वही जनरल इंश्योरेंस में कितने पे हैं? आपका 14th। और लाइफ इंश्योरेंस में कितने पे हैं? 10th पे। ठीक, बाकी इंश्योरेंस पेनेट्रेशन डेंसिटी जो है वो 3% से मोटा मोटी कम है। ये मतलब मोटा रखिए ना, 5% से कम है, ऐसे याद रख लो।
ठीक है। तो पेनिट्रेशन क्या होता है, इंश्योरेंस बाय जीडीपी, इंश्योरेंस प्रीमियम बाय जीडीपी, और डेंसिटी क्या होती है, इंश्योरेंस प्रीमियम बाय पॉपुलेशन। दोनों गलत है, हमसे पूछा है करेक्ट, तो कोई करेक्ट नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 कोई नहीं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट समझ में आता है आपको क्या होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जब भी कोई लिस्टेड कंपनी है, शेयर मार्केट में लिस्टेड है, अगर उसमें आप 10% या उससे अधिक का शेयर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एफडीआई। और कोई अगर अनलिस्टेड कंपनी है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, उसमें आप कितना परसेंट भी शेयर मतलब खरीद रहे हो, उसको आप क्या कहलाएगा, वो एफडीआई कहलाएगा। ठीक है। तो भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई जो मिलता है वो किसको मिलता है, महाराष्ट्र को मिलता है। ठीक। उसके बाद कर्नाटका को मिलता है, और तीसरा किसको मिलता है, गुजरात को। ठीक। भारत में सबसे ज़्यादा जो हमारा एफडीआई आता है वो किस में आता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में आता है। ठीक है। उसके बाद आता है सर्विस सेक्टर में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा ये तो हो गया, देखो ये हो गया सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, दूसरा है सर्विस सेक्टर। और कौन से देश से सबसे ज़्यादा आता है, तो सबसे ज़्यादा जो एफडीआई भारत में आता है वो आता है आपका सिंगापुर से। ठीक। और फिर आता है मॉरिशस से। तो ये सब देखो अपने चुन्नू सा देश है, लेकिन एफडीआई कैसे आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि भारत का पैसा घूम के भारत में ही एफडीआई में आ रहा है। ठीक है। इसको बोलते हैं राउंड ट्रिपिंग। ठीक है। और इसको कम करने के लिए भारत सरकार लेकर आया है DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, और हमारे पास अलग अलग कानून भी है, लेकिन फिर भी छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू देश से अभी भी एफडीआई आता है। चलो, बोल रहा है इंडिया रिसीव द हाईएस्ट एफडीआई फ्रॉम सिंगापुर, करेक्ट। फिर बोल रहा है गुजरात अकाउंट फॉर लार्जेस्ट एफडीआई, नहीं है भाई, महाराष्ट्र है। हाईएस्ट एफडीआई सर्विस में आता है, गलत है। किस में आता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में। करेक्ट आंसर कौन सा है, एक ही करेक्ट है, आंसर होगा ओनली 1। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से ही पता चल रहा है ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है उसके अंदर ये रजिस्टर होती है, ये लोन देती है। ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक क्या करेगा, एक तरह कोऑपरेटिव बैंक है ये। कोऑपरेटिव बैंक का अलग अलग टाइप होता है, जैसे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होता है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और गांव के लेवल पे होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक। और ये स्टेट गवर्नमेंट का जो एक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी उसके अंदर रजिस्टर्ड होती है। ठीक। और इसको राज्य सरकार का जो रजिस्ट्रार है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो उसको एडमिनिस्टर करता है, प्रशासित करता है। ठीक है। और आपको पता है ये लोवेस्ट टीयर में है, 3 टीयर होता है ना। एक आपका टॉप पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, फिर डिस्ट्रिक्ट पे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और प्राइमरी लेवल पे प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। ठीक। तो बोल रहा है PACS कॉन्स्टिट्यूटेड वर्क अंडर द नाबार्ड, अभी हमने बताया ना स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में काम करती, गलत हो गया, तो पहला गलत है, तो ये ऑप्शन चला गया। अब देखते हैं दे आर रजिस्टर्ड अंडर द रिस्पेक्टिव कोऑपरेटिव एक्ट, तो ये सही है। तो हमसे पूछा है कौन सा करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट, तो B ISY में, तो ये हो गया। अब देखिए जितना भी लोन दिया जाता है, ठीक है, किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत, ठीक है, उसका 40% जो है PACS के द्वारा दिया जाता है, वो आपको ध्यान रखना है। और जितना भी किसान को, गरीब किसान को लोन दिया जाता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के द्वारा, उसका 90% जो है आपका लोन इसी के थ्रू दिया जा रहा है। ठीक है। तो बहुत ही तेज़ी से उभरता हुआ ये जो है संस्था है जो किसानों के लिए काम करता है। अब इसको पैसा कहाँ से मिलता है, तो इसको जो पैसा है वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक देता है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक देता है, और नाबार्ड भी जो है ये इसको पैसा देता है। अब देखिए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट वाला हो, इसमें तो आप पैसा जमा कर सकते हो, लेकिन PACS में पैसा जमा डिपॉजिट ये जनरली नहीं लेता है, इसीलिए इसको नाबार्ड जैसी संस्थाएं या और भी संस्थाएं इसको पैसा देती है। उसको हम लोग बोलते हैं रीफाइनेंसिंग। क्या बोलते हैं, रीफाइनेंसिंग। जब पब्लिक डायरेक्ट पैसा किसी में जमा नहीं कर सकता है तो, और उसको पैसा कहीं और से मिलता है, तो उसको हम लोग रीफाइनेंसिंग बोला जाता है। तो 100 का आंसर होगा दोस्तों B। तो अभी तक हमने 400 क्वेश्चन कर लिया, चौथा शतक हमने मार लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाएंगे और हम लोग उसको
30 से 40 क्वेश्चन डेली करेंगे। हमारा टारगेट है यूपीएससी प्रीलिम्स के पहले तक 3000 क्वेश्चन को करने का। तो 400 क्वेश्चन और हो गया है, हम लोग को 2600 क्वेश्चन और करना है। ठीक, तो अपना ख्याल रखिए। जो लोग चैनल पे नए हैं लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर आपका मुझे नोटिफिकेशन नहीं आता है। नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आता है क्योंकि चैनल को आप लोग देख के छोड़ देते हैं, तो कहाँ से आएगा। आप लोग उल जलूल चीज़ देखेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे, रील देखेंगे, और जहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है कि एग्ज़ाम कैसे निकलता है वो कोई नहीं देखेगा, देख के छोड़ देगा कि हाँ बाद में सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन फालतू चैनल जहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं, उल जलूल चीज़ बताना कि देखो इसका युद्ध हो रहा है, वो युद्ध हो रहा है, उसको आपको देखने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए वो कोई रेलिवेंट उसका नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए अच्छे चीज़ों से पढ़िए और अपनी तैयारी को स्ट्रांग कीजिए। ठीक है, इसी के साथ अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़िए। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।